अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स और वो लोग जो कि IB JST टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दूसरा लेक्चर जो है पेश किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर के हवाले से तो हम लोग जिक्र करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान मौजूद डिफरेंसेस को, और उसके अलावा हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाने वाले डिफरेंसेस इनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से MCQs इन टॉपिक्स में से आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से, ऐसे जानदार जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस की कवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मौजूद नहीं है, उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। और जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस मौजूद हो, उन तरह के जानदारों को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। तो इस तरह से ये तो नाम का डिफरेंस हमने जिक्र किया। यहाँ पर ये जो दो सेल्स दिखाए जा रहे हैं ये दोनों ही बैक्टीरिया के सेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि DNA सेंटर में मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई कवरिंग इस तरह से मौजूद नहीं है, और ये खुला हुआ सेल दिखाया जा रहा है और ये बंद सेल जो दिखाया हुआ है। तो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये एक इनका एक स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें मूवमेंट कर रहा होता है, जिसे फ्लैजिलम हम लोग कह रहे होते हैं। तो फ्लैजिलम इन्हें लोकोमोशन में, जगह बदलने में मदद कर रहा होता है। बाकी इसके बाहर एक सेल वाल होती है। ये कुछ चीज़ें इनका हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेल वाल क्या है, किस तरह से होगी, तो ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग देख लें कि कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल में, एग्जाम्पल्स की सबसे पहले बात की जा रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, फंगाई भी आ जाएंगे, अलगी भी आ जाएगी, प्रोटोजोआ भी आ जाएंगे। तो मुख्तलिफ तरह के जानदार यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे। अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, सेंट्रल जगह की बात करेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो सेंट्रल जगह के ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर हम क्रोमोसोम की हवाले से बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर खाली DNA मौजूद है। तो एक DNA का धागा मौजूद है, वन क्रोमोसोम हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें DNA के धागे के साथ प्रोटीन भी मौजूद होता है। यहाँ पर DNA का धागा मौजूद होता है लेकिन प्रोटीन मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर क्रोमोसोम मौजूद हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो साइनोबैक्टीरिया, ये सिर्फ सिंगल सेल वाले जानदार होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर मल्टी सेलुलर जानदार भी हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। इसी तरह से कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोटिक जानदारों के अंदर आ जाते हैं। फिर बात करेंगे उन ऑर्गेनेल्स के हवाले से जिनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो वो तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते, जबकि वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। कौन कौन से वो हो सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये मौजूद नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गया। तो ये तमाम ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, ये तमाम ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होंगी, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे। उसके अलावा कुछ हिस्सों का जिक्र किया जा रहा है, माइक्रोट्यूबल्स। ये प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्रोमोसोम के खींचने में या सेल की मूवमेंट के दौरान जो है ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये भी एब्सेंट होंगे या बहुत ही कम पाए जा रहे होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में। हाँ, उनकी साइज़ का फ़र्क हो सकता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मौजूद है वो 70 स्वीटबर्ग एक वैल्यू होती है जिसमें इनकी मेजरमेंट की जाती है। तो 70 स्वीटबर्ग के राइबोसोम होते हैं जो कि छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80 स्वीटबर्ग के बड़े राइबोसोम जो है वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर हम और बात करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, उसमें लिपिड्स यानी कि स्टीरॉयड्स की जो है वो मौजूद नहीं होते, जबकि अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल्स की, उसमें स्टीरॉयड यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की बात हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो चीज़ों को अलाउ कैसे करेगी, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और वो सिलेक्टिव परमेबल के तौर पर यहाँ पर बयान किया जा रहा है। वैक्यूल्स की बात करेंगे तो वैक्यूल्स मौजूद नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो मौजूद होते हैं।
अब प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे होते हैं, तो स्मॉल सेल्स होते हैं 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक की साइज़ के, जबकि यूकेरियोटिक सेल जो है वो बड़े होते हैं, अमूमन 10 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक की साइज़ की हो सकती है, लेकिन आप बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 1 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक के ये हो सकते हैं। फिर फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला दोनों में मौजूद होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होगा और यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो फ्लैजिला होता है वो सब माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा ये पाया जा रहा है और सिर्फ एक धागे का बना हुआ है। जबकि अगर हम बात करेंगे यूकेरियोटिक सेल के अंदर इनके फ्लैजिला जो है वो भी बड़े होंगे और मेम्ब्रेन भी इनके ऊपर मौजूद होगी, माइक्रोट्यूबल्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे मज़ीद इसके हवाले से एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के डिफरेंस के हवाले से, तो एनिमल अलग होते हैं, प्लांट्स अलग अलग होते हैं, तो उनके सेल्स में भी फ़र्क हो सकता है। एनिमल सेल के हवाले से सबसे पहली बात लिखी हुई है कि एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं होते। प्लास्टिड्स खाना भी स्टोर कर सकते हैं या कलर देने का भी काम करते हैं। प्लास्टिड की 3 किस्में होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर दे रहे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा जो बाकी खूबसूरत कलर होते हैं, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, तो क्रोमोप्लास्ट बकाया कलर देने का काम कर रहे होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट खाने को स्टोर करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे लीव्स में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे फ्लावर्स के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से, तो वहाँ पर आपको क्रोमोप्लास्ट नजर आएंगे, और जो कलर लेस पार्ट्स हैं या वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आपको ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि रूट हो गई, वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होंगे। तो ये तीनों ही प्लास्टिड की किस्में हैं और ये तीनों ही एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। एनिमल सेल के पास सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन जो है बाहरी कवरिंग मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई दूसरी लेयर मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल्यूलोज की बनी हुई लेयर मौजूद होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी वहाँ मौजूद है। दूसरी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि एनिमल सेल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स भी नहीं होते। ये प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स जो होते हैं ये सेल वाल की ही ओपनिंग्स होती हैं, क्योंकि उनके पास सेल वाल ही नहीं है तो लाजिम बात है प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स नहीं होंगे, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स भी मौजूद होते हैं। होता यह है कि ये जो सेल वाल है ये सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो जहाँ जहाँ सेल्यूलोज मौजूद है वो जगह ऐसे भरी हुई है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सेल्यूलोज नहीं होता, तो वहाँ पर खाली जगह रह जाती है, उस जगह को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अगर एक सेल में दूसरे सेल से चीज़ आनी है, मतलब इस सेल में से चीज़ इस सेल में पहुंचना चाहती है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा वाली जो जगहें होंगी वहीं से चीज़ें आ जा सकती हैं। फिर अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल्स के हवाले से, एनिमल सेल में जो है छोटे से वेक्यूल्स होते हैं, तो आरजी होते हैं, और वो सेल मेम्ब्रेन से या गोल्जी बॉडीज में से टूट कर बनते हैं। मिसाली सेल मेम्ब्रेन से अंदर मुड़ेगी और एक आरजी वेक्यूल बन जाएगा। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा वेक्यूल मौजूद होता है और उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है उसे सेल सेप कहा जाता है। सेल सेप जो है वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर पानी भी होगा, ग्लूकोज भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो जो खाना बनाते हैं वो अपने वेक्यूल में स्टोर करते हैं। तो वेक्यूल में पानी भी होगा, वेक्यूल के अंदर खाना भी मौजूद होगा, वो मिक्सचर सारा जो है सेल सेप जो है कहलवाएगा। तो बड़ा सा एक वेक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो सेल अगर मौजूद है तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि प्लांट सेल्स के साथ मामला ये है कि इस तरह के चकोर शेप के हमें नज़र आ रहे हैं प्लांट सेल्स, इनमें सेल मेम्ब्रेन ये मौजूद है। अब वेक्यूल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वेक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो धकेल करके सेल मेम्ब्रेन की साइड पर जो है वो आ जाता है। तो पेरीफेरी यानी कि किनारे पर ये जो है वो मौजूद होगा, साइड पर जो है ये मौजूद होगा न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं जिन्हें लाइजोसोम्स कहा जा रहा है। ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ये समझ लें कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ थैलियों के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से बैग होते हैं मेम्ब्रेन के बने हुए। मिसाल है कि ये एक एनिमल सेल है, इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है ये। अब इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, अगर सेल को कुछ चीज़ें तोड़नी है, सेल को जरासीमों को ख़त्म करना है, तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एंजाइम्स लाइसोसोम्स के पास मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के पास जो है लाइसोसोम मौजूद नहीं होते। चीज़ों का जो तोड़ना होता है वो वैक्यूल कंट्रोल कर रहा होता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो एनिमल सेल्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं
जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। और सेंट्रियोल फिर जो है माइक्रोट्यूबल्स को निकालते हैं सेल डिवीजन के दौरान में। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, आगे हम जिक्र करेंगे, जिसमें क्रोमोसोम खींचे जाते हैं और क्रोमोसोम को खींचने के लिए माइक्रोट्यूबल्स की ज़रूरत पड़ती है और माइक्रोट्यूबल्स जो हैं ये सेंट्रियोल में से बन रही होती हैं। तो एनिमल सेल के अंदर इस तरह से ये मामला होगा, लेकिन प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। वहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में ही माइक्रोट्यूबल्स के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि फिर सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया। थोड़ी सी यहाँ पर आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं और यहीं से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो मौजूद है प्लांट सेल के पास और एनिमल सेल के पास ये चीज़ नहीं है। एक बड़ा सा वैक्यूल जो है वो भी मौजूद है प्लांट सेल के पास, जबकि ये एनिमल सेल के पास मौजूद नहीं है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स ये भी मौजूद हैं प्लांट सेल के पास, एनिमल सेल के पास ये चीज़ें नहीं हैं। जबकि एनिमल सेल के पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है लाइसोसोम, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सेल वॉल एनिमल सेल के पास मौजूद नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो न्यूक्लियस की पोजीशन साइड पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर आपको एनिमल सेल में सेंटर में नज़र आ रही है। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो कि हमने जिक्र किए। एक और सेंट्रियोल के बारे में यहाँ पर भी जिक्र किया जा रहा है कि ये सेंट्रियोल जो है ये भी मौजूद होता है एनिमल सेल के पास, प्लांट सेल के पास नहीं होता। तो ये कुछ हमने चीज़ें जिक्र की हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तैयारी का हिस्सा बन सकें। और इंशाल्लाह ग्रुप का लिंक जो है वो भी दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जो है ग्रुप को ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।